हेलो एवरीवन, नवकिरण दिस साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पिछले कुछ दिनों से बातें चल ही रही हैं मेरे चैनल में। तो एक बहुत अच्छी डिसीज़ मेरे दिमाग में आई, अच्छी मतलब फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो क्या ही कहें। ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज हुए हुए 150 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक हम ह्यूमैनिटी में इसको ख़त्म नहीं कर पाए। मतलब ये इतनी शातिर डिसीज़ है कि ये कहीं ना कहीं से फिर आ ही जाती है हमारे सामने। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जो टीबी बर्डन देश है वो है इंडिया, जहाँ पे हर 10 लोगों के पीछे एक बंदा जो है वो टीबी से इन्फेक्टेड है। अब ट्यूबरक्लोसिस जो है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और ये जो है ये फैलता है वाया ड्रॉपलेट्स। तो बड़े छोटे ड्रॉपलेट जनरेट होते हैं जब टीबी वाला पेशेंट कफ करता है, तो वहाँ से दूसरा पेशेंट जो है वो इसको ले लेता है, इस डिसीज़ को। तो टेक्निकली कम्युनिकेबल डिसीज़ है। अब एक जो इन्फेक्टेड केस है टीबी का, वो एक साल में 10 से 15 टीबी के केसेस जनरेट कर सकता है। तो इसलिए भाई साहब ये काफ़ी खतरनाक डिसीज़ है। इंडिया में टीबी से बचने के लिए बीसीजी वैक्सीनेशन पैदा होते ही बच्चे को लगाते हैं, बट बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बीसीजी नहीं लगती है क्योंकि ये टीबी एंडेमिक देश नहीं है। इंडिया इज़ अ टीबी एंडेमिक कंट्री, सो दैट इज़ वाई वहाँ पे पैदा होते ही इसके इंजेक्शंस जो हैं वो लगेंगे। तो जो बच्चे भी एनक्लेक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो नोट कर लें, इस कंट्री में बीसीजी नहीं लगाते हैं। जबकि इंडिया में अगर आप नॉर्थ साइड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में बीसीजी लगती है। अब ऐसा है कि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। अगर एक्सपोजर हो जाए तो बॉडी बहुत ज़्यादा फाइट बैक भी नहीं कर पाएगी। वैसे भी 5 साल की उम्र तक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल, बैक्टीरियल, बहुत तरह की, इसका रिस्क सबसे हाई होता है। इसीलिए इम्यूनाइजेशन इसी एज में सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स आते हैं वो आते हैं ओल्ड एज वाले, जो बूढ़े लोग होते हैं। और तीसरे नंबर पे जो क्राउडेड लिविंग कंडीशंस में रहते हो, जैसे एक एक कमरे में अगर 5-8 लोग रहते हैं, जैसे कि इमिग्रेंट्स जब नए नए आते हैं किसी कंट्री में तो 5-7 लोग जो हैं वो एक रूम को शेयर कर रहे होते हैं। तो अगर एक भी इंसान उसमें इन्फेक्टेड है तो सबको इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने नोट किया होगा कि कंट्रीज़ में हमेशा पेस्चराइज्ड मिल्क को ही गवर्नमेंट अप्रूव करती है। अनपेस्चराइज्ड मिल्क को यूजुअली बहुत अनसेफ माना जाता है, क्योंकि ये जो ट्यूबरक्लोसिस है इसकी एक टाइप होती है विच इज़ कॉल्ड एज बोवीन ट्यूबरक्लोसिस विच इज़ प्रेजेंट इन द काउज। यस, तो अगर एक इन्फेक्टेड काओ का आप मिल्क कंज्यूम कर लेते हो विच इज़ अनपेस्चराइज्ड, तो आपकी बॉडी में टीबी जो है वो आ सकती है। इसके साथ साथ अगर आप किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ काम पे जाते हो जिसको टीबी का इन्फेक्शन है लेकिन आपको पता नहीं था, जो होमलेस लोग होते हैं उनको बहुत चांसेस होते हैं टीबी लेने के। और जो एचआईवी पॉजिटिव हैं क्योंकि उनकी वैसे इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है, कीमोथेरेपी पे हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रॉनिकली ले रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों में टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और टीबी जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट रूट से होती है। तो छोटे बड़े ड्रॉपलेट जनरेट होते हैं जिससे ये हम लेते हैं। जब भी हमारा पेशेंट कफ करेगा, स्नीज़ करेगा, तो उस टाइम पे ये बैक्टीरिया जो है वो एयर में आ जाएंगे, और अगर आप उनको इनहेल करते हो तो यू माइट रिसीव द डिसीज़। अब ऐसा है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है इसमें 2 तरह की एंटिटीज़ का आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 इज़ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, सेकेंड 1 इज़ ट्यूबरक्लोसिस की डिसीज़। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिसीज़? इन्फेक्शन का मतलब होता है जब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यानी कि पैथोजन आपके ब्लड में एंटर करते हैं। अभी वो जस्ट 5-6-10 ऑर्गेनिज्म आपके ब्लड में एंटर करे, क्योंकि आपका ब्लड स्टेराइल है। अगर उसमें इतने से ऑर्गेनिज्म भी एंटर करते हैं तो आपका ब्लड इन्फेक्टेड हो गया, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इन्फेक्शन। अब हमारी इतनी बड़ी बॉडी को 5-10 ऑर्गेनिज्म क्या ही कर लेंगे, तो इसलिए इन्फेक्शन के बाद शुरू होता है इनक्यूबेशन पीरियड। अब इनक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड है जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके ट्रिलियंस में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहिए आपकी बॉडी को ध्वस्त करने के लिए, यानी कि जब तक आप में साइन एंड सिम्टम्स आएँ। तो इन्फेक्शन से लेके डिसीज़ के बीच में जो पीरियड होता है उसको इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं।
और डिसीज़ का मतलब है जब हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो टीबी का इन्फेक्शन मतलब जिस दिन मैंने पहले दिन ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लिए, और डिसीज़ मतलब जिस दिन एक्चुअली मुझे एक्टिव टीबी जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फेक्शन होती है टीबी की उसको हम चेक करते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट से, जिसमें हम लोग प्योर प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी का इंजेक्शन जो है वो ट्यूबरक्लिन सिरिंज से यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, 4 आर्म में, और 0.1 TU जो है वो पेशेंट के अंदर जाता है, और हम लोग 72 आवर्स के बाद उसको मोनीटर करते हैं, इंड्यूरेशन देखते हैं। 5 mm से ज़्यादा है तो यूजुअली ये 5 to 9 mm तक इक्विवोकल होता है, 5 से कम है तो नेगेटिव है, 10 या उससे ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव है। और ज़्यादातर इंडियन लोगों का ये टेस्ट पॉजिटिव आता है क्योंकि हम लोगों ने BCG की वैक्सीनेशन ले रखी है, वी हैव ऑलरेडी एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। तो कभी कभी नर्सिस जो हैं जब फॉरेन कंट्री में जॉब लेने लगती हैं तो मॉन्टेक्स टेस्ट इंडियन नर्सिस पे तो 100% करते हैं, जैसे क्योंकि मैंने बताया कि इंडिया में टीबी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उनके केस में जब ये मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद उनका चेस्ट एक्सरे करते हैं कि कहीं चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स तो नहीं है, और अगर चेस्ट में उनको इन्फिल्ट्रेट मिले तो सॉरी, जब तक आप अपनी टीबी जो है वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तब तक आपको नर्सिंग में जॉब नहीं मिल सकती है। इसके साथ साथ हम लोग डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रखते हैं वो आजकल है स्पूटम एग्जामिनेशन। आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो कि चेस्ट एक्सरे कहीं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। नो, इट वाज, नाउ इट इज़ नॉट। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कभी कि विच इज़ द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज द टीबी डिसीज, दैट इज स्पूटम एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स, दैट इज़ नॉट चेस्ट एक्सरे। इसको करेक्ट कर लीजिए। तो बेसिकली जो पेशेंट होते हैं, जब भी डेवलप्ड कंट्री में कभी हम एक टीबी के पेशेंट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को टीबी है, तो यहाँ की पब्लिक हेल्थ वाले क्या करते हैं कि वो ट्रेसिंग करते हैं, केसेस की को ट्रेस करते हैं, एक एक केस को, पर्टिकुलर केस को पकड़ के उससे पूछेंगे किस वेयर हाउस में काम कर रहा है, किस ऑफिस में काम कर रहा है, या किस फैमिली के साथ रह रहा है। फिर उन सभी बंदों को कांटेक्ट करते हैं और उन सबका मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, और फिर जिस जिसका पॉजिटिव आता है उसका चेस्ट एक्सरे होता है। अगर उनको कुछ गड़बड़ लगती है तो सबकी एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी जो है वो चलती है, क्योंकि इस कंट्री में है नहीं ना टीबी। अगर 1-2 केसेस भी आ गए तो यहाँ पे एपिडेमिक फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ के बच्चों को BCG नहीं लगता है, राइट। ओके, तो टीबी की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होती है? कुछ महीनों और सालों तक तो एसिम्टोमेटिक ही रहता है पेशेंट, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे उसको फिटीग होने लगेगी, नाइट स्वेट्स आने लगेंगे, वेट लॉस होने लगेगा, उसका खाने पीने का मन नहीं करेगा, लो ग्रेड फीवर रहेगी। जब फीवर होगा तो विद चिल्स होगा, काम के फीवर जो है वो चढ़ेगा। इसके साथ साथ बहुत देर तक कफ चलती रहेगी, प्रोडक्टिव स्पूटम हो जाएगा, और हीमोटाइसिस जो है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा, यानी कि स्पूटम में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। चेस्ट टाइटनेस होगी, डल जो चेस्ट पेन है वो हर टाइम होता रहेगा। जब आप एक्सरे करेंगे तो इन्फिल्ट्रेट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। अब ऐसा है कि ये वाला जो पेशेंट होता है ट्यूबरक्लोसिस वाला, इसको जब हम हॉस्पिटलाइज्ड करते हैं, स्पेशली मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूँ क्योंकि यहाँ पे टीबी बहुत सीरियस मैटर है, कहीं पे भी बहुत सीरियस मैटर है, पर क्योंकि इन कंट्रीज़ में कि ये डिसीज़ है नहीं तो ये तो एक्स्ट्रा सीरियस होते हैं इसके लिए। अब ऐसा है कि अगर कोई टीबी का पेशेंट है आपके पास तो सबसे पहले तो उसको आइसोलेशन में डालेंगे, क्योंकि एयरबॉर्न प्रिकॉशन जो है वो लेनी होती है। इन एक्टिव टीबी केस यू हैव टू टेक एयरबॉर्न, और अगर आप एयरबॉर्न प्रिकॉशन ले रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर जो नर्स केयर कर रही है इस पेशेंट के लिए वो N95 मास्क पहनेगी। इस पेशेंट के कमरे में कोई नहीं जाएगा एक्सेप्ट द नर्सेज, डॉक्टर्स और जो भी हेल्थ केयर टीम है, और वो भी N95 पहन के जाएगी। नेगेटिव एयर प्रेशर में ये रूम होगा, और आइसोलेशन जो है वो तब तक हम लोग मेंटेन करके रखेंगे जब तक कि 2 से 3 हफ्ते की इफेक्टिव एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी इस बंदे की कंप्लीट नहीं हो जाती और उसके बाद इसका स्पूटम नेगेटिव नहीं आ जाता, तब तक इसको आइसोलेशन में ही रखते हैं। थॉरो हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो क्लाइंट है, क्लाइंट अपने यहाँ पे सिंपल सर्जिकल फेस मास्क पहन सकता है या रूम में पहनेगा ही नहीं, ठीक है। जब भी रूम से बाहर जाना है तब तो डेफिनेटली सिंपल सर्जिकल मास्क जो है वो होना चाहिए। कोशिश ये करेंगे 6 फुट की दूरी आपके और पेशेंट के बीच में रहे, लेकिन अगर केयर करनी है तो आपको पेशेंट के पास जाना पड़ेगा, लेकिन N95 तो फिर भी आप पहन के इसके रूम में जाएंगे ही।
अब ये वाला जो पेशेंट होता है, जब 2 से 3 हफ्ते के बाद इसका रिस्क जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है काफ़ी हद तक, तो ये होता है कि अब ये किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों को इसकी मेंटेनेंस थेरेपी जो होती है एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशन देके वो करनी पड़ती है। तो हम लोग क्या कुछ एडुकेट करेंगे पेशेंट को? सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट की, क्लाइंट और फैमिली को ये एडुकेट करेंगे कि जो कॉन्टेजियस टाइम था, इसका एस्पेक्ट था ट्यूबरक्लोसिस का, वो ओवर हो चुका है। इसके साथ साथ हम लोग जो हैं ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे कि जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशन होती हैं उनको एब्रप्टली स्टॉप नहीं करते, ये उनकी डोजेस मिस नहीं करनी है, क्योंकि एक टाइप की टीबी होती है जिसको हम बोलते हैं MDR टीबी, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। वो तब डिवेलप होती है जब आप बीच में मेडिसिन लेनी बंद कर देते हो या रुक रुक के मेडिसिन लेते हो, मतलब आप कंटिन्यूसली नहीं फॉलो कर रहे हो। अब MDR टीबी ट्रीटेबल नहीं है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पेशेंट और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे। ये मेडिसिन कभी भी देनी है ना, विटामिन C की हाई डोजेस देनी पड़ेंगी। दिस मेडिसिन लिटरली वाइप योर बॉडी ऑफ द विटामिन एंड प्रोटीन्स। तो हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन डाइट जो है वो रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हम लोग जो हैं पेशेंट को बताएंगे कि इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे डायरिया हो सकता है, आपका मुंह का टेस्ट हर टाइम ख़राब रह सकता है, यू फील एनोरेक्सिक, आपको नॉजिएटेड भी फील हो सकता है। तो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन की 2-4 स्ट्राइकिंग बातें जो हैं वो अपने दिमाग में रख के जाना। नंबर 1, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है उसको कभी प्रेगनेंसी में नहीं देते। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन को एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी देते हैं अगर किसी को प्रेगनेंसी में ट्यूबरक्लोसिस हो जाए? जवाब है येस, हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन में एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी देते हैं। फर्स्ट लाइन मेडिकेशन आर एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो नहीं देना है। दूसरी चीज़, जब कभी राइफेम्पिसिन पेशेंट को दे रहे हो तो ऑलवेज टीच योर पेशेंट कि आपके यूरिन का कलर रेड आएगा, उसको देख के पैनिक नहीं होना है। आइसोनाइजिड दे रहे हो तो हमेशा बताओ कि आपने फूड्स विद विटामिन B6 लेने हैं, क्योंकि आइसोनाइजिड के साथ अगर आप विटामिन B6 रिच फूड नहीं लोगे तो आपको न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, इसके साथ साथ फैमिली पूछेगी कि आप पेशेंट को डिस्चार्ज करके घर भेज रहे हो, तो अभी भी हमें रेस्पिरेटरी आइसोलेशन लेनी है? नहीं, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन नहीं लेनी है, लेकिन पेशेंट को बोलना है कि अगर आपको कफ आता है, स्पूटम आता है उसमें, तो उसको एक सेपरेट टिश्यू में मतलब आपको कलेक्ट करना है, और एक सेपरेट डस्टबिन होना चाहिए विद लिड जिसमें आपको उसको डिस्कार्ड करना है, ठीक है। और हमेशा हमेशा टिश्यू रख के हाथ पे उसी में कफ करें, कभी भी खुले में कफ जो है वो ना करें। और इसके साथ साथ हम लोग पेशेंट को ये भी बताएंगे कि आपको रेगुलरली स्पूटम कल्चर्स करवाने के लिए हमारे क्लिनिकल्स में आना पड़ेगा। जब कॉन्जिक्यूटिवली 3 स्पूटम कल्चर नेगेटिव आ जाते हैं, देन हम मानते हैं कि ये पेशेंट जो है ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीट हो चुका है, राइट। तो इस ओवरऑल पूरे डिसीज़ कंडीशन में, ट्रीटमेंट में कंप्लायंस का होना, फॉलो अप का होना, प्रॉपर डाइट का फॉलो होना, प्रॉपर मेडिकेशन रिजीम का फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों में नर्सेज का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो नर्सेज, कभी भी आपको ट्यूबरक्लोसिस पे क्वेश्चन आए तो जितने भी आज स्ट्राइकिंग पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस आपने देखनी है ऑन वेरियस डिसीज़ कंडीशंस, तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कर लो। फॉलो इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब यूट्यूब पे, तो नीचे ही बटन है उसको हिट कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, क्योंकि आप बड़े स्पेशल हो, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।